द्वारा संचालित व्याख्यानमालायाम् अद्य 62+300 व्याख्यानं भविष्यति। अद्यतन व्याख्यानस्य प्रारम्भात् पूर्वं ध्येयमन्त्रेण प्रारम्भं कुर्मः। ध्येयमन्त्रः: पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य प्रसाराय निजं सर्वं ददाम्यहं, संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं। वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये। वन्दे संस्कृतमातरं। वन्दे संस्कृतमातरम्। अग्रे श्याम सुंदर महोदय पश्यति। श्याम सुंदर जी। किं महोदय? हरि ओम्। हरि ओम्। हरि ओम्। किं महोदय? हरि ओम्। हरि ओम्। हरि ओम सर। अद्यतन व्याख्यानमालायाः यः वक्ता अस्ति डॉक्टर शिवम मिश्रा महोदय। SKM योग इंटरनेशनल एंड YSK वियतनाम इत्यस्य डायरेक्टर अस्ति। महोदयस्य अद्य योगविद्यायाः वैदिकवाङ्मयम् इति विषये व्याख्यानं भविष्यति। अद्यतन अध्यक्ष अस्ति डॉक्टर तरुण शास्त्री महोदय। महोदय योग नेचुरोपैथी एवं आयुर्वेद चिकित्सक अस्ति। सुकुन नेयर केयर सेंटर झुंझुनू राजस्थान महोदय MD अस्ति। तो महोदयस्यापि स्वागतम्। इदानीम् अहम् अद्यतन वक्ता महोदयं डॉक्टर शिवम मिश्रा महोदयम् आह्वयामि। महोदय कृपया भवतः व्याख्यानं प्रारम्भं करोतु, अस्मान् सर्वान् उद्बोधयन्तु। वक्ता महोदय। नमस्कार। बहुत बहुत आभार आदरणीय पूरी संस्कृत भारती की टीम। क्षमा करें, मैं संस्कृत भाषा की विद्वता उतनी नहीं रखता जितनी योग में रुचि है। हालांकि संस्कृत वाङ्मय और इस विषय का बड़ा चाहक रहा हूँ शुरुआत से। आज आप सभी के बीच में उपस्थित परमादरणीय हमारे अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर तरुण साहब और पूरी संस्कृत भारती की टीम, हमारी बड़ी बहन स्वरूपा आदरणीय सूर्य आर्या जी एवं अन्य योग प्रेमी संस्कृत प्रेमी भाइयों बंधुओं। आई एम क्वाइट कंफर्टेबल इन स्पीक इंग्लिश एज वेल, लेकिन चूंकि ये संस्कृत का कार्यक्रम है तो मेरी अपेक्षा है कि हम हिंदी और संस्कृत जैसे शब्दों का चयन करके और इसी भाषा शैली में आगे बढ़े तो ज्यादा बेटर होगा। आज जो विषय मुझे दिया गया है वो बड़ा रुचिकर विषय है, योग विद्या और उससे संबंधित जो वाङ्मय है। इस विषय पे हमारी पूरी परिचर्चा आगे बढ़नी है। इस समस्त विषय में ये जो पूरा प्रक्रम चलने वाला है योग विद्या का वैदिक वाङ्मय, इसमें अकेले अगर देखा जाए तो 4 विषय समाहित हैं। 4 शब्दों का चयन करके और सूक्ष्म रूप से इसे कहा गया कि इसे जितना तीव्रतम गति से समझाया जा सके उतना बेटर है। तो यदि मैं कहीं रफ्तार पकड़ूं तो आप मुझे बताइएगा, यदि आपके मस्तिष्क में कोई बात समझ में ना आए, ऐसी कोई प्रेरणा आए तो। विषय है योग प्लस विद्या प्लस वैदिक और उसका वाङ्मय।
आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ये विषय बड़ा मूलभूत विषय है और इस विषय की जो निष्पत्ति है, अगर हम इसे देखें, इसके ग्राउंडेड स्तर को देखें, इसके मूलभूत स्वरूप को देखें, तो आज मुझे लगता है हर व्यक्ति जो भी योग से संबंधित आचार्य है उसे कहीं ना कहीं इसको समझना होगा। तो योग और उससे संबंधित विद्या, सबसे पहले इन्हीं दो शब्दों का जितना निरूपण संभावित है उनको पढ़ते समझते जानते हैं। क्योंकि देखिए, विद्या जो है वो अपने आप में बड़ा विशद और विशाल शब्द है। तो योग के छात्र होने के नाते योग पे वार्ता शुरू की जाएगी, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ी बातें जो मेरी समझ है, अपनी अंडरस्टैंडिंग है, विद्या के तौर पे मैं करूं। सबसे पहले विद्या का स्वरूप जब भी हमारे मस्तिष्क में आता है तो हम एक बात समझ पाते हैं, वो है शिक्षा से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, जो एजुकेशन होता है उससे संबंधित कुछ मिलता जुलता शब्द है विद्या। प्रथम दृष्टया हमें शिक्षा और विद्या एक ही जान पड़ती है, परंतु जब हम धीरे धीरे अपनी विद्वता की श्रेणी में आगे बढ़ना शुरू होते हैं तो ये जान पड़ता है कि विद्या और शिक्षा में व्यापक अंतर है। स्कूल में जाके प्राप्त की जाने वाली शिक्षा भी शिक्षा हो सकती है और वो विद्या का स्वरूप भी ले सकती है। विद्या संभव है कि घर में भी प्राप्त की जा सकती है और हो सकता है कि शिक्षा जाके गुरुकुलों में भी प्राप्त की जा सकती है। यानी ये दोनों चीजें वाइस वर्सा चल रही हैं, एक दूसरे के समकक्षता के आधार पे ये दोनों चीजें आसपास में चलती हुई प्रतीत होती है। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो जितना भी अपना भारतीय दर्शन है उसमें विद्या को बहुत मूल स्थान दिया जाता है, और विद्या सिर्फ बौद्धिक ज्ञान को नहीं कहा जाता। विद्या जो है वो बहुत हद तक आपके आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, इससे संबंधित ज्ञान को परिमार्जित स्वरूप में प्रस्तुत करती है। अब बात यह है कि क्या शिक्षा का स्वरूप ऐसा नहीं है? शिक्षा का स्वरूप भी निसंदेह ऐसा है, और ये एक ऐसी स्थिति है, शिक्षा का स्वरूप जो है वो एक ऐसी परिस्थिति है जिस परिस्थिति में व्यक्ति ज्ञान तो प्राप्त करता है, लेकिन वो परिमार्जित ज्ञान जिसे वो अपने जीवन में नैतिक उत्थान के लिए, नैतिक विकास के लिए प्रयोग कर पाए, उसका स्वरूप जब तक वो परिवर्तित नहीं कर पाता तब तक वो शिक्षा शिक्षा ही रह जाती है, विद्या नहीं बन पाती है। विद्या के तौर पे एक बड़ा सामान्य सा संस्कृत श्लोक हम सभी के जेहन में आता है जब हम अपने शुरुआती कक्षाओं में होते हैं। विद्या दाति विनयम, आपने सुना होगा कि विनय से संबंधित जो बात है वो विद्या है। तो यानी विद्या को यदि देखा जाए तो विद्या एक तरीके से आपके बौद्धिक ज्ञान नहीं, अभी तो जीवन जीने की कला का नाम हो सकती है। अब ये विद्या का मुख्य अर्थ किन किन अर्थों में लिया जा सकता है? हो सकता है ये दार्शनिक भाव हो सकता है ये वैज्ञानिक भाव हो सकता है ये काल्पिक भाव हो सकता है ये निरुक्तिक भाव हो या शैक्षिक भाव हो। वो डिपेंड करता है कि आप किस स्वरूप में विद्या को लेके चल रहे हैं। अब सामान्य तौर पे यदि हम लोग सनातन की बात करते हैं, सनातन धर्म में देखते हैं, तो ये जैसा मैंने आपको बताया कि जितने भी दर्शन हैं, चाहे वो न्याय हो, योग हो, वैशेषिक हो, सांख्य हो, पूर्व या उत्तर मीमांसाएं हो, इन सब में विद्या का स्वरूप दिया गया है। और एंड ऑफ द पॉइंट जब आप सारे उपनिषदों को या अपने दर्शनों को समाप्त करेंगे तो एंड ऑफ द पॉइंट आपको एक चीज मिलेगी, वो है आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान की शुरुआत या अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जो एक बड़ा शानदार अभिव्यक्ति है लेखक की, ऐसे ही अथ योग अनुशासनम जो अभिव्यक्ति है, तो ये जो अथातो जो शब्द होता है ये विद्या को प्रदर्शित करने वाला शब्द माना जा सकता है। यानी यदि इसके मूल में जाके देखें तो हमारे पास में साधना, उपासना और जो भी सहिष्णुता है अपने मस्तिष्क, अपने आत्मिक परिवेश की अभिवृद्धि है, तो उन सभी आयामों को प्राप्त करने के लिए विद्या बहुत मूल रूप प्राप्त कराती है। अब बात करते हैं वैदिक परिस्थिति की। तो वैदिक परिस्थितियों में जो त्रयी, वेद त्रयी जिसे कहा जाता है, उनमें उनके अध्ययन हेतु विद्याओं का ज्ञान, विभिन्न प्रकार की विद्याओं का ज्ञान किया जाता था। इसमें चाहे विज्ञान हो, वैज्ञानिक ज्ञान हो या दार्शनिक ज्ञान हो, मूल तौर पे विद्याओं का 4 वर्णन किया जाता है। एक तो यह है कि जो वैदिक विद्या होती है, एक होती है जो अन्वेक्षकी होती है, अन्वेक्षण जिसको बोलते हैं, जिसको एक तरीके से क्वेश्चन मार्किंग कहा जा सकता है, जहाँ पे आप तर्क लगाते हैं, जो तर्क से संबंधित विद्या होती है। तो तार्किक विद्याओं का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्वरूप है। तो वैदिक विद्या प्रथम विद्या, अन्वेषकी जो है वो सेकंड विद्या हो गई। तीसरी जो है वो शासन, प्रशासन, राजनैतिक तंत्र और दंड नीति, यानी कि जो प्रोसेस जिसके माध्यम से एक स्टेट अपने आप को किसी पर्टिकुलर कंडीशन में रख पाता है या किसी पर्टिकुलर कंडीशन से वो अपने आप को आगे ले जाता है, अपनी
नीतियों के कारण से, और उस राज्य में होने वाले तमाम भावों, विभावों, अनुभावों की अभिव्यक्ति को कंट्रोल कर पाता है, तो वो तीसरी विद्या के तहत आती है, जिसको सामान्यतया राजनीति शास्त्र या राजनीति से संबंधित नीति या नीतिगत ज्ञान कहा जाता है, या दंड नीति भी कहा जा सकता है। अब नीतियों में बहुत सारी नीतियां हैं, जैसे आप गुरु बृहस्पति की नीति देख लें, चाहे आप शुक्राचार्य की नीति देख लें, या अन्य बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जो देवताओं से लेके असुरों तक के चालन में अति महत्वपूर्ण रोल प्ले करती आई हैं। विद्या का ये तीसरा स्वरूप है। चौथा स्वरूप होता है वरुम। वरुम जो है, जो जनरल, इन जनरल जो हम यूज करते हैं, उन विद्या के स्वरूप को हम वरुम के तौर पे जानते हैं। इन जनरल का मतलब क्या है, जैसे विभिन्न प्रकार की जो कलाएं हैं, है ना, आर्टिस्टिक जो फीचर्स होता है वो वाणिज्यिक है, यानी कि जो व्यापारिक प्रतिनिधित्व होता है जिन विद्याओं के द्वारा, जहां पे हर व्यक्ति का लाभ इंगित हो रहा हो, ऐसी ऐसी विद्याओं को हम वरुम के तहत कहते हैं। चिकित्सा हो गई, या अन्य आर्टिस्टिक फॉर्म्स हो गई, या एग्रीकल्चर हो गया, ये सारी चीजें। तो विद्याओं के चार मूल स्वरूप का वर्णन माना जाता है। अब इन चारों स्वरूप के वर्णन को पहले के गुरुकुलों में कराया जाता था, जो वैदिक स्वरूप माना जाता था, और इन्हीं स्वरूपों का ज्ञान प्राप्त करके एक विद्यार्थी जो है वो अपने जीवन में किसी एक विशिष्ट विद्या का अनुगमन किया करता था। अब वो विद्या किस प्रकार की हो सकती है, ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति की विद्वता के आधार पर। चाहे अब जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए, व्याकरणाचार्य आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे व्याकरणाचार्यों में, लेकिन पाणिनि का स्थान जो है वो सर्वोच्च माना जाता है। पाणिनि जो है, महर्षि पाणिनि, उनकी 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 विद्वता और उनका ज्ञान, उनका संयम, क्योंकि उनके जो माहेश्वर सूत्र हैं वो डायरेक्ट शिव से उन्हें मिल रहे हैं उनकी विद्वता के स्वरूप में। ऐसे ही मत्स्येंद्रनाथ का जब नाम लिया जाता है तो वो यौगिक परिवेश में आते हैं। ऐसे ही अगर आप देखेंगे महर्षि पतंजलि को, तो उनके पास ये दोनों ही ज्ञान है, परंतु स्टिल वो अपने अपने यौगिक ज्ञान को ज्यादा उत्क्षेपित करते हैं और धीरे धीरे आगे लेके आते हैं। तो विद्या जो है, आप देखेंगे हर एक व्यक्ति अपने जीवन में एक विशिष्ट विद्या का ज्ञाता माना गया है। तो विद्याओं का स्वरूप अंत में जाते जाते व्यक्ति जो है अपने को संकुचित करता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप 10वीं कक्षा में होंगे तो आपको 6 विषय पढ़ना पड़ेगा, 12वीं में जाएंगे तो वो पीसीएम या पीसीबी 3 विषयों में बट जाता है, यानी कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले रहे हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले रहे हैं, या कॉमर्स ले रहे हैं। ग्रेजुएशन में जाएंगे तो वो अगेन थोड़ा स्पेसिफाइड हो जाएगा कि आप बीए कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, किस विषय से आप अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद थर्ड कंडीशन में जब आप जाते हैं, जो मास्टर डिग्री होती है, तो वो एक विषय पे केंद्रित हो जाता है, और पीएचडी तक जाते जाते वो सिर्फ एक पॉइंट पे केंद्रित हो जाता है। तो ये विद्या जैसे जैसे गहराई की तरफ जाती है उसकी प्रगाढ़ता बढ़ती जाती है, लेकिन बाहरी जो अन्वेषण है वो शून्यता, मतलब बहुत सूक्ष्म होता चलता चला जाता है। तो विद्या की ये खासियत मानी जाती रही है, और यही मेरा आज का विषय है। अब बात करते हैं वेदांगों की, कि आखिर विद्या और यौगिक जो वेद हैं, यौगिक जो वेदांग है, या यौगिक जो फॉर्मेट है योग विद्या का, वो वेदों में किस तरीके से, उपनिषदों में किस तरीके से, वेदांगों में किस तरीके से। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, संस्कृत के विद्वानों के अलावा जो भी छात्र अभी नए हैं या प्रथम बार सुनेंगे या आगे आने वाले भविष्य में इस व्याख्यान माला को सुनेंगे, उनके लिए मैं बता दूं, मूल तौर पे वेदांगों को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन 6 वेदांग जो है वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब इन 6 वेदांगों का जो क्या कहते हैं अनुश्रवण होता है, वो भी अलग अलग तरीके से होता है ना। जैसे वाणिज्य ज्ञान होता है, जैसे शिक्षा होती है, जैसे कल्प होता है, व्याकरण होता है, निरुक्त हुआ, छंद हुआ और ज्योतिष हुआ, ये वेदांग हो गए। और इन सबके ज्ञान के आधार पे जब आप योग ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर एक कदम पे डिस्क्रिप्शन चेंज होता चलता चला जा रहा है। डिस्क्रिप्शन कैसे चलता चला जा रहा है? आप एक परम विद्वान है, इस समय भारत में अभी जीवित हैं, आदरणीय रामभद्राचार्य गुरु जी। आप उनके प्रवचनों को सुनेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि शिक्षा के जो व्याकरण के मूल तत्व हैं, जिसमें कंठव्य हो गया, तालुव्य हो गया, मूर्धा हो गया, दांतिक जो शब्द होते हैं, ओष्ठव्य शब्द होते हैं, कंठ तालु शब्द होते हैं, जो विभिन्न प्रकार है, संस्कृत के विद्वान इस बात को समझते होंगे। वो उन शब्दों का प्रयोग करके और जो नई संधियां बनाते हैं, उनका अर्थ जो बताते हैं, वो कितना डिफर कर जाता है मूल शब्द से। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, एक बहुत चर्चा में एक शब्द था कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी
सकल ताड़न के अधिकारी, इस तरीके के बहुत सारे शब्द आपने देखा होगा जहां पे डिस्क्रिप्शन गलत होता है, व्याकरण गलत होता है, शिक्षाएं गलत हो जाती हैं और विद्या के मूल प्रारूप को हनित कर देती है, यानी उसे अपने मूल पथ से अपभ्रष्ट कर देती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी योग का अध्ययन शुरू होवे उसके पूर्ववत में हमें ये तय कर लेना चाहिए कि हमारी वैदिक ज्ञान या विद्या से संदर्भित जो बातें हैं वो कहाँ तक अनुश्रवित हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ये जो वेदांग है इसको वेदांग के तौर पे क्यों स्थापित किया गया और क्या योग की परिभाषाओं में इनका डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे कि वास्तविकता ऐसी है, बहुत हद तक बहुत सारे परिभाषाओं में लोग उसका डिस्क्रिप्शन बड़ा बड़ा अलग अलग कर देते हैं। इवन अगर आप मूल नाम को देखें, मैं वियतनाम में कार्यरत हूँ फिलहाल, बतौर डायरेक्टर में काम कर रहा हूँ वियतनाम में योग के मूल तत्व में। कल एक इंटरव्यू ले रहा था मैं, तो मैंने एक बच्ची से पूछा कि हठ योग के विषय में बताइए, चूंकि वो लड़की कनाडा में काम की थी, अब वो वहां से हट के वियतनाम आना चाहती है। तो उसने बताया कि हथा इज अ फ्लो, है ना, बस उसका यही जवाब था, हथा इज अ फ्लो दैट डिपेंड्स ऑन ब्रीथ टू ब्रीथ। मैंने बोला एक तो ये हठ योग का हथा कैसे हो गया, पहले तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। आंग्ल भाषा का परिचय देना बहुत अच्छी बात है कि आपकी जो लैंग्वेज है, जो आपकी भाषा शैली है, हो सकता है आपकी डायलेक्ट अलग हो, परंतु हठ योग हथा कैसे बन गया, तो इस विषय में उसके पास कोई जवाब नहीं था। और मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि इस विषय में आपके पास भी कोई जवाब नहीं होगा अनटिल अनलेस आप इसके मूल शब्द को नहीं समझ पाएंगे। मैंने उसको बोला कि देखो ऐसा है, जो थ शब्द होता है मूल तौर पे, थ जो होता है वो उसको दंतः शब्द माना जाता है, लितु लसाना दंतः, ये उसका सूत्र होता है ह थ। तो जब थ अगर आ गया तो ये तो दंत का शब्द हो गया, और ठ शब्द जो होता है वो मूर्धा शब्द है ना, ऋतु रसाड़ा मूर्धा, ये इसका श्लोक होता है। तो आप हठ को हथ कैसे कर देंगी? तो आप अगेन उनके पास में इस विषय पे संदर्भित कोई इसका कोई संदर्भ नहीं था। पीएचडी वाले छात्रों को एक बहुत अच्छी चीज सिखा दी जाती है कि संदर्भों का ज्ञान बड़ा शानदार कराया जाता है। आपको हर एक कदम पे ये बताना होगा कि इसका संदर्भ क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, और कैसे जो है वो ये चीजें चल रही हैं। एक पुस्तक है पंडित भगवत दत्त की, एक रिसर्च स्कॉलर हुए बड़े शानदार, उनकी किताब है वैदिक वांग्मय का इतिहास, अगर आपको मौका मिले तो कभी आप पढ़िएगा। वो उसमें बताते हैं कि आखिर शिक्षा में विद्या का स्वरूप निर्दिष्ट करा के क्यों किसी भी परिभाषा के अर्थ का अनर्थ और अनर्थ का अर्थ किया जा सकता है। इट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है? वो उस विद्वान पे डिपेंड करता है जो उस शब्द की परिभाषा को गठित कर रहा है, किस भाव से गठित कर रहा है, वो बहुत अलग बात है। एग्जाम्पल देता हूं मैं, महर्षि पातंजलि ने 194-95 श्लोकों से जो रचित एक पुस्तक का अनावरण किया, जिसे पातंजल योग सूत्र बोलते हैं। बहुत सारे लोग पतंजलि योग सूत्र बोल देते हैं, वो पातंजल कृत योग सूत्र है वो पुस्तक। तो पातंजल योग सूत्र में जो प्रथम अध्याय है, जो समाधिपाद है, उसमें तो आप महर्षि पातंजलि के फुट स्टेप्स को प्राप्त कर पाइएगा। फुट स्टेप्स का मतलब ये हुआ कि जैसे अथ योग अनुशासनम योग चित्त वृत्ति निरोध, ऐसे करते हुए वो आगे बढ़ते हैं, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्ट, और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते हैं प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति प्रत्यक्ष अनुमान आगमा तेन प्रमाणानि। यानी कि आप हर एक कदम के बाद दूसरे कदम को पा जाएंगे कि अगर उन्होंने बताया कि क्या कहते हैं प्रमाण क्या है, तो प्रत्यक्ष अनुमान आगमा तेन प्रमाणानि, प्रमाण के तुरंत बाद उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया। जैसे ही वो द्वितीय पाठ में जाते हैं, समाधि पाठ के बाद साधन पाठ में जाते हैं, तो वो फिर महर्षि पतंजलि बन के दिखाते हैं कि वो क्यों है फादर ऑफ योगा। वो फिर बताते हैं कि मेरे फुट स्टेप्स को फाइंड कीजिए। एक श्लोक के बाद द्वितीय श्लोक में आप उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे, और वो प्रो बन जाते हैं महर्षि पतंजलि। एज अ प्रो राइटर मैं देखता हूं उनको तृतीय अध्याय में जब जाते हैं, तृतीय और चतुर्थ अध्याय में जाते हैं, तो एक कदम उन्होंने यहाँ रखा है, तो चौथा कदम रखा है लगभग 1 किलोमीटर के बाद। अब आप उसमें ढूंढते रहिए कि बीच में क्या 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 सागर भर रखा है उन्होंने। और जितने भी विद्वान हुए, मैंने महर्षि पतंजलि से संबंधित बहुत सारे भाष्यों का अध्ययन किया है, और आप यकीन मानिए जितने भी भाष्यकार हुए, अभी एक इस समय बड़े शानदार भाष्यकार हैं केवल धाम लोनावाला की, अभी थोड़े दिन पहले मैं गया हुआ था, सुबोध तिवारी सर से मुलाकात थी मेरी, तो उन्होंने वो पुस्तक मुझे भेंट की कि ये हमारे यहाँ की भाष्य है, जरा एक बार आप इसे देखिएगा कैसा है। तो उस पुस्तक को जब आप देखेंगे, अंग्रेजी रूपांतरण है, और क्या शानदार, क्या डिफर भाष्य है। हालांकि भाष्यकार बहुत सारे हुए हैं, वाचस्पति मिश्रा का भाष्य जो है वो सर्वोत्तम माना जाता है, परंतु इन सब सारे भाष्यों के अलावा
जो विद्वता आज के विद्वानों ने दिखाई है वो अलग है। अब एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको, ये प्रकांडता का। क्यों? क्योंकि शिक्षा जब वैदिक स्वरूप लेके, मतलब विद्या का वैदिक स्वरूप लेके बढ़ती है किसी भी शास्त्र में, मूल मेरा विषय योग है, परंतु मैं किसी भी अन्य शास्त्र की बात कर रहा हूं। आप यूं समझें कि जब आप फॉर एग्जाम्पल लीजिए कि जैसे एक हठ रत्नावली पुस्तक है, हठ रत्नावली में कपाल भाती के मूल स्वरूप का परिवर्तन किया गया। और भी 2-3 पुस्तकें हैं जिन पुस्तकों ने कपाल भाती को कपाल भंस्ती या इस तरीके का थोड़ा सा डिफर माना है। महाराष्ट्र में प्रकाशित होने वाली बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, मेरे छात्रों ने मराठी वर्जन भेजा है, जहां पे आप देखेंगे कि संस्कृत भाषा के मूल स्वरूप का परिवर्तन हो चुका है। यानी कि जो मूल अर्थ आना चाहिए उस अर्थ को थोड़ा सा परिवर्तित करके वहां से अन्य भाषाओं में दिया गया है। दक्षिण भारतीय भाषाओं में आप जाके देखेंगे तो वहां पे जो वैदिक संस्कृत है, जो उसकी क्लिष्टता है, उसका परिमार्जन अलग तरीके से किया गया। यानी कि अगेन वो शिक्षा जो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, वो शिक्षा अपने अपने अनुसार चीजों को डिस्क्राइब कराती चलती चली गई। तो इस आधार पे मैं क्या सिद्ध करना चाहता हूं? मैं ये बताना चाहता हूं कि जब आप वांग्मय पढ़ते हैं तो आपको वैदिक स्वरूप, आपको ये क्या कहते हैं, जो वेदांग है उनका अध्ययन बड़ा जरूरी होता है। अब बात योग की करेंगे तो उसमें शिक्षा का मैंने आपको बताया, कल्प सूत्रों का भी अपना वर्णन है। ये कल्प सूत्र जो है वो जो भी कल्प सूत्र के ग्रंथ हैं उससे संबंधित बात है। सामान्य तौर पे श्रोत सूत्र जो होता है और स्मृतार्थ सूत्र जो होता है, यही 2 सूत्रों में कल्प सूत्र को बांटा गया है। एक में यज्ञ से संबंधित बातों का किया गया, कर्म कांडों का उपदेश दिया गया, कुछ किसी में मंत्रों का उपदेश किया गया, किसी में अनुष्ठान और रीतियों का और उसका अनुगमन किया गया, तो किसी चीज में क्या कहते हैं वो जो पद्धतियां हैं उनका वर्णन किया गया। तो ये कल्प सूत्र है। कल्प सूत्र का भी वर्णन बड़ा शानदार होता है और योग के अध्ययन अध्यापन में कल्प सूत्र के मूल जो उसका जो क्रक्स है, जिसे हम बोल सकते हैं जो कल्प सूत्र की आत्मा है, डिस्क्रिप्शन इज द सोल ऑफ कल्प सूत्र, ऐसा माना जाता है कि जो भी हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं उसका वो जो जो सोल है, जैसे निचोड़ते हैं ना, नींबू का मूल क्या है? नींबू का मूल उसका रस है ना, उसका जूस है, वो मूल है। अब ऐसे ही अगर आप बेल देखेंगे तो बेल बाहर से बहुत कठिन और हार्ड दिखती है, लेकिन इनसाइड अगेन हम बेल का जूस पीते हैं नहीं, जो बेल पत्थर होता है। तो ठीक उसी प्रकार कल्पसूत्र है, उसका मूल क्या है? डिस्क्रिप्शन, किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना, कराना, ये इसका मूल मूल तथ्य है। तो जब हम योग का अध्ययन कर रहे होते हैं तो हमें ये भी देखते रहना होता है कि किस प्रकार हमें इन शब्दों का परिमार्जन करना और इन शब्दों के अर्थ को समझना है। इसके बाद आती है अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कॉल्ड व्याकरण, जिसे अंग्रेजी भाषा या आंग्ल भाषा में ग्रामर का ग्रामर का प्रारूप दिया जाता है। व्याक्रियन्ते शब्द अनेन इति व्याकरणम, ये सामान्य अर्थों में इसकी परिभाषा दी जाती है। शब्दों का प्रयोग, धातुओं का प्रयोग, शब्दों का अन्वयन, किस प्रकार के शब्दों का चयन करना है, संस्कृतनिष्ठ भाषा, हिंदी भाषा और अन्य भाषाओं में, अन्य डायलेक्ट्स में किस प्रकार से इसका उपयोग होना है और उन उपयोगों का क्या अर्थ है, ये भी डिस्क्राइब कराना व्याकरण का पार्ट है। तो ये इसके बहुत सारे विद्वान हुए हैं। फॉर्मली तौर पे, मतलब सामान्य रूप में हम लोग देखते हैं तो महर्षि पाणिनि को व्याकरण का पिता माना जाता है, लेकिन एक आचार्य हुए हैं वररुचि। आप लोग जो संस्कृत के विद्वान हैं उनके विषय में आप लोग जरूर पढ़ते पढ़ाते होंगे। उन्होंने 5 प्रयोजन बताया है व्याकरण का, कि व्याकरण पढ़ने और पढ़ाने का मूल 5 प्रयोजन क्या है। और जो भी छात्र योग के अध्ययन में, मतलब योग में है, उन्हें तो इन अर्थों को बहुत सामान्य तौर पे समझ लेना चाहिए। एक है रक्षा, दूसरा है ऊह, तीसरा है आगम, चौथा है लघु और 5वां है असंदेह। यही 5 प्रयोजन व्याकरण अध्ययन का है। और मैं आपको ये बात आश्वस्त कराता हूं कि योग में ये 5 प्रयोजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस समय भारत में ऐसा कोई बिल्कुल सिद्ध विद्वान नहीं है जो इन तथ्यों पे काम कर रहा हो। आगे आने वाले, या हो सकता है मुझे ना पता हो, लेकिन जहां तक मेरी यात्राएं चलती रहती हैं लगातार, मैं पूरे देश के लगभग समस्त योग विश्वविद्यालयों में यात्रा मैंने की है, तो मैंने देखा है कि अभी एक आधा विद्वान ऐसे हैं, लौकिक ज्ञान के आधार पे अपने शब्दों की श्रृंखला का चयन करना बहुत विद्वानों को आता है, परंतु जो आध्यात्मिक है, जो वैदिक है, जो वांग्मय कृत है, उन ज्ञान का अपवर्जन करके और उनको न्यू फॉर्मेट में किसी के भी समक्ष प्रस्तुत करना, कराना, दैट इज द सो डिफिकल्ट टास्क फॉर नाउ डेज, यू कैन से विद्वान जो भी लोग हैं उन सभी लोगों के लिए बड़ा कठिन है। मैं बात कर रहा हूं व्याकरण के प्रयोजन की, जो आचार्य वररुचि ने बताया है कि क्या प्रयोजन होता है। पहले
वाली है रक्षा। व्याकरण का अध्ययन किसी भी शास्त्र के, सामान्य तौर पे वर रुचि ने ये माना है आचार्य श्री ने कि वैदिक जो ज्ञान है, जो वेद है, उसकी रक्षा करना ये कर्तव्य है व्याकरण का। कैसे? अब जैसे मनुस्मृति को देखिए, बहुत सारे लोग उसका बड़ा गलत डिस्क्रिप्शन लेते हैं, मनुस्मृति को जला दिया, मनुस्मृति को ऐसे कर दिया। मैंने मनुस्मृति को बड़ी अपेक्षा थी कि मैं पढूं इसको, और बड़ी आकांक्षा भी थी। जब मैंने उस मनुस्मृति का अध्ययन किया तो मैंने देखा इससे बेहतरीन कोई पुस्तक ही नहीं हो सकती है। और ये किसी भी, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, वर्ग और संप्रदाय में ये इन चीजों को बांटती नहीं है। लेकिन उसे कौन जलाता है? ये जितने निरामूर्ख हैं सब, जिन्होंने कभी जीवन में एक किताब ना खोल के देखी हो। और सबसे मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, राजनीति, पॉलिटिशियंस जो है ना, जो पॉलिटिक्स करना चाहता है, उसे किसी की भावनाओं को आहत करके, किसी की भावनाओं का क्या कहते हैं, जो उसे जीतना है, जो उसे प्राप्त करना है, ये दिखाने के कारण से ये मूर्ख जो है, धूर्त लोग, ये ऐसा कार्य करते हैं। परंतु वास्तविकता में व्याकरण का कार्य क्या है? व्याकरण का कार्य है रक्षा करना। व्याकरण कहीं ना कहीं इसके सामने ये बड़ा चैलेंज है कि वो मनुस्मृति को डिस्क्राइब करे। और व्याकरण के जो आचार्य सुन रहे हैं, मेरी उनसे भी बड़ी मतलब पारस्परिक अनुरोध की भावना है कि आप लोग एक बार इसका डिस्क्रिप्शन एक बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पे मनुस्मृति के विद्वानों को आमंत्रित कीजिए और फिर समाज के सामने रखिए, ताकि इस तरीके की भावनाएं ना हो। बहरहाल मैं योग पे चल रहा हूँ। योग के शब्दों का, योग के मूल तथ्यों का जो उनका जो रक्षण है, वो कार्यक्रम है व्याकरण का। अब बिना व्याकरण के, चूंकि अधिकाधिक श्लोक जो है वो संस्कृत में दिए गए हैं, तो इसलिए व्याकरण का कर्तव्य अथ योग अनुशासनम से ही शुरू हो जाता है। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने बड़े विद्वानों से सुना है, अपने गुरुओं से सुना है, और बहुत बहुत बड़ा बड़ा डिस्क्रिप्शन दिखा है और सुना भी है। मेरे कई सारे वीडियोस भी रिकॉर्ड किए हैं इस पे, सिर्फ अथ योग अनुशासनम पे डिस्क्राइब करते हुए लगभग कई घंटे, 5 से 6 घंटे बिताए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अथ शब्द का जो प्रयोग है, सिर्फ अकेला अथ शब्द ही इतना भारी शब्द है जिसका डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ी शैली में किया जा सकता है। अभी ये उचित मंच नहीं है जहां पे मैं अथ शब्द को बताऊं, नहीं तो मैं अथ के विषय में भी जरूर बताता आपको। अथ से सामान्यतः शुरुआत मानी जाती है, नाउ द स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। तो महर्षि पातंजलि के अथ प्रयोग करने पे भी बहुत सारी विद्वता का प्रयोजन हमारे सामने आता चलता चला गया है। तो ये रक्षा की बात है, हमें रक्षा करना है उन शब्दों का जो व्याकरणाचार्य है, और व्याकरण का भी ये कार्य है। ऊह का क्या अर्थ होता है? OOH जो शब्द है, ऊह का मतलब होता है कल्पना, काल्पनिक। आपने देखा होगा एक टाइम्स ऊह एक कंपनी है विज्ञापन की, TIMES, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक विज्ञापन प्रतिष्ठान है जिसका नाम है टाइम्स ऊह। आप गूगल चेक कीजिएगा। उसके ऊह का शब्द अंग्रेजी के कई विद्वानों से मैंने पूछा है कि आपको पता है कि ऊह का क्या शब्द होता है? तो बड़े विद्वानों ने हाथ जोड़ लिया कि नहीं, ये तो अंग्रेजी का शब्द है ही नहीं, मुझे नहीं पता ये कौन सी भाषा का शब्द है। ऐसे लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आचार्य वर रुचि ने बताया है, ऊह का मतलब होता है कल्पना। कल्पना का मतलब जो एडवर्टीजमेंट में वो लोग कल्पना करते हैं, इसके लिए उसका नाम टाइम्स ऊह रखा हुआ है। वैदिक मंत्र में सामान्यतः वो जो है ना, वो लिंग ओरिएंटेड नहीं है, नहीं उसमें बहुत हद तक विभक्तियां देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में इसे किसके लिए प्रयोग करना है, कहाँ प्रयोग करना है, ऐसे ही आपके योग का है। अब जैसे अथ योग अनुशासनम, फॉर whom, इफ आई आस्क यू फॉर whom दिस अनुशासन इज, फॉर whom, किसके लिए है ये अनुशासन? मेल के लिए है या फीमेल के लिए? बिकॉज वी सेग्रीगेटेड दिस थिंग्स ना, हमने तो उसे बहुत हद में, बहुत सारी चीजों में परिवर्तित कर रखा है। सो वी हैव टू डिस्क्राइब इट कि क्या ये किसके लिए है। तो वहां पे ऊह जो है वो आता है, और फिर वो अपनी कल्पना के आधार पर ये तय कराता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या उभयलिंगी है, या किस प्रकार की इसमें विभक्ति लगेगी, किस विभक्ति से अर्थ इसका क्या होगा, कौन से फॉर्मेट में ये प्रयोग किया जाना है। तो ये व्याकरण का दूसरा कार्य होता है। अगेन ये वेदांग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। अब तीसरी चीज है आगम। आगम का मतलब होता है श्रुतिया। श्रुतिया का मतलब ये है कि जो ब्राह्मणों का मूल कर्तव्य माना जाता है ना, कि वो वेदों का अध्ययन करे और उसे सुने और सुनाए, वो है श्रुति से संबंधित। योग शास्त्र में अब ये सारी चीजें धीरे धीरे विलुप्तीकरण की तरफ चल निकली है, और मैं आभार व्यक्त करता हूँ संस्कृत भारती को। बड़े दिनों से मैंने संस्कृत भारती का बहुत बहुत शानदार कार्य है, जिन लोगों ने ये ऑफ द सीजन का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जो है वो इन सीजन का मतलब 21 जून के पूर्ववत, विश्व योग दिवस के पूर्ववत, बिल्कुल बरसाती मेढकों की तरह बाहर आ जाते हैं और लगातार वो अपना काम करते हैं। वो 21 जून तक सारी ऊर्जा रहती है। आयुष मंत्रालय से जैसे ही पैसा प्राप्त किया, उसके बाद जय हिंद जय भारत,
फिर उनको याद आता है जनवरी फरवरी मार्च से कि योग दिवस आने वाला है। तो ऐसे तथाकथित विद्वानों से, ऐसे तथाकथित प्रायोजकर्ताओं से तो आप लोग लाख गुना बेटर है संस्कृत भारती के लोग, जिन लोगों ने एटलीस्ट श्रुतियों के तौर पे, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था कि उनके हमारे ऋषियों के पास टेक्नोलॉजी बहुत हाई थी और सामान्य तौर पे उसे किसी को प्रतिबिंबित नहीं कराया जा सकता था, तो लोग सामान्य तौर पे, नमस्कार, स्वागत है आपका। आपका दर्शन करके मैं भी कृतार्थ हुआ और बड़ा शानदार है। मैं आपको भी बड़ा धन्यवाद देता हूँ बहन, क्योंकि आपने ये जो काम करना शुरू किया है ये अद्भुत है। तो मैं बता रहा था कि श्रुतियों के विषय में पहले जो श्रुतियां चला करती थी तो एक गुरु बैठा करते थे, वो उपनिषदीय ज्ञान दिया करते थे, पास में बैठाया करते थे छात्रों को। अब क्या है कि जूम जूम वगैरह ऑप्शन है, बातें सारी वही है, सब कुछ वही चल रहा है ना, वो उपनिषदीय ज्ञान ही चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों ने इसका फॉर्मेट नया कर रखा है और ये फॉर्मेट ही हमें आगे लेके जाता है। तो श्रुतियों की बात कही जाती है। फिर बात आती है तीसरा, आचार्य वर रुचि के अनुसार जो तीसरा चौथा क्रम है वो है लघु। लघु का मतलब होता है शीघ्र उपाय। देखिए वेदों में, वेदांगों में, उपनिषदों में और यौगिक ग्रंथों में ऐसे अनेक शब्द हैं जो सामान्य तौर पे उसका डिस्क्रिप्शन किया ही नहीं जा सकता है, सामान्य तौर पे डिस्क्रिप्शन कर पाना बहुत मुश्किल है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कुछ उपनिषदों के मैं नाम लेता हूँ, आप देखिएगा, आप उन उपनिषदों के एक शब्द का मैं आपको चयन करके बताता हूँ। एक शब्द है जिसमें ब्रह्म या ओम शब्द जो है, ओम जिसे बोलते हैं, उनका वर्णन बड़ा शानदार आया है। अद्वैतारक उपनिषद हो गया, अमृतनाद बिंदु उपनिषद हो गया, शब्द बिंदु उपनिषद हो गया, मुक्ति उपनिषद हो गया, तेज बिंदु हो गया, त्रिशिक ब्राह्मण हो गया, ध्यान बिंदु हो गया ना, पाशुपत ब्रह्म उपनिषद हो गया, ब्रह्म विद्या उपनिषद हो गया। ऐसे न जाने कितने उपनिषद है जहां पे इस शब्द का वर्णन आया है और इतना विशाल वर्णन है इसका। नाद बिंदु उपनिषद में तो शुरू से लेके अंत तक जितने भी श्लोक हैं उन सारे श्लोकों में ओम 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 से संबंधित ज्ञान है। और ऐसा माना जाता है, आचार्य वर रुचि के शब्दों में मैं अगेन आपको बताता हूं, उन्होंने ये लिखा है कि इस जीवन में हम कुछ शब्दों का अर्थ नहीं जान सकते, वेद में ऐसे ऐसे शब्द भी हैं। और ये मैं इस बात से बहुत इत्तेफाक रखता हूं क्योंकि योग में भी ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका वर्णन सामान्य तौर पे इस जीवन में कर पाना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल जान पड़ता है। तो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना और इन तरीके के शब्दों का प्रयोग करके और उनको सामान्य करना, उनको सिंप्लीफाइड करके उनके अर्थ को आगे बढ़ाना, ये भी व्याकरण का कार्य होता है और व्याकरणाचार्य का कार्य बनता है। तो वेदांग हो गया, वेद के पाठ की बात हम लोग कर रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूं व्हाट इज व्याकरण एंड हाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योगिक स्टडीज, दैट व्हाट आई वांट टू डिस्कस विद यू ऑल। अब बात आती है असंदेह का। क्या होता है असंदेह का? मतलब होता है संदेह का ना होना, संदेहों को जो दूर कर दे वो व्याकरण होता है। सामान्य तौर पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है ना, जैसे कपाल भाती शब्द है, इसी का डिस्क्रिप्शन नहीं है। आज तक लोग इसी पे लड़ मरने को तैयार हैं कि वो क्रिया है कि प्राणायाम है ना। बहुत सारी किताबों ने उसको प्राणायाम मान लिया, कुछ किताबों ने क्रिया मान लिया, तो अलग अलग लोगों ने मान रखा है। एक दिन एक छात्र ने मेरे से बहुत क्या कहते हैं जनरस होकर पूछा, बहुत मतलब लौलुप्य भाव से पूछा कि सर ये बताइए, घेरन ऋषि भी हठ योगी थे और स्वामी स्वात्माराम भी हठ योगी थे, इन लोगों ने आसन अलग अलग क्यों बताए? किसी ने 32 बता दिया, किसी ने 15 बता दिया। शिव संहिता के गोरक्ष संहिता में दो ही आसन माने गए और न जाने कितने उपनिषदों में, किसी में तो सिर्फ पद्मासन पे बात हो गई पूरी, किसी में सुखासन पद्मासन की बात हो गई। इससे ज्यादा 82,000 84,000 आसन का तो कहीं कोई वर्णन ही नहीं है। और मैं पूरी ताकत लगा लेता हूँ तो भी 16-17 हजार आसन देख पाता हूँ मैं, इसके पार तो जाने की संभावना ही नहीं दिखती। अब मैं भी ऐसे शब्दों में मैं क्या बोलूं कि ये चीजें कहाँ से आ रही हैं? क्यों? क्योंकि हमारे जो व्याकरणाचार्य हैं ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कुछ शब्दों का इतना विशाल, क्योंकि सिंह, अब जैसे सिंहासन है तो सिंहासन को करने का एक प्रारूप मान लीजिए किसी एक पुस्तक ने बताया है, तो अकेले सिंहों की कई सारी क्वालिटी है। अब बाघ जो है व्याघ्रासन है और सिंहासन है, तो ऐसा लियोपार्ड का भी तो कोई आसन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये अभी मैं था परसों लकुलिश योगा यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ जो पहले जो उनके जो फाउंडर प्रेसिडेंट थे, अब तो स्वामी जी रहे नहीं, तो उनके जो शिष्य हैं इस समय वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर प्रशांत दवे सर, तो मैं उनके पास गया तो बहुत सारे आसनों का नया नाम उन लोगों ने रख रखा था। करीब करीब मुझे लगता है 200 से ज्यादा ऐसे आसन थे जिनका नाम उन्होंने बिल्कुल नया नाम रख रखा था। मैंने उसकी फोटो खींची और मैंने कहा कि ये तो बड़ा अद्भुत है, मैं पहली बार ही ऐसा देख रहा हूँ कि नए आसनों का नाम, क्योंकि इन आसनों का नाम मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, उत्पादासन, उतुंगासन, कंडिरासन, पादातन्यासन, चतुष्पाद विगाहकासन है ना, गवाक्षासन, वृताधरासन, ऐसे बहुत सारे ऐसे नए नाम थे जो उनके द्वारा, मुनि जी के द्वारा
राजर्षि मुनि जी नाम था उनका, राजर्षि मुनि जी के द्वारा किया गया। और ऐसा तो उनका डिस्क्रिप्शन ये था कि जब स्वामी जी जो थे वो प्राण अवस्था में गए थे, एक विशेष अवस्था में गए हुए थे, तो उनके शरीर से जो जो आसन हुआ और जो जो नाम उन्होंने बोला वो हम लोगों ने उसे प्रिंट कर लिया। तो ऐसे एटलीस्ट योग में, अब ये योगियों का काम नहीं हो सकता सर, ऑनेस्टली सेइंग, मैंने बहुत सारे योग के विद्वानों को देखा है, लेकिन नाम रखने के मामले में बड़े फूहड़ हो जाते हैं लोग। एक विद्वान का मैं नाम नहीं लूंगा, बहन जानती है, सोनिया जी बैठी हुई है, एक आसन का नाम रखा गया था मरोड़ आसन। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता कि वो कौन विद्वान थे जिन्होंने मरोड़ आसन नाम रख दिया और क्या सोच के रख दिया, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट ये कार्यक्रम जो है वो एटलीस्ट संस्कृत भारती के लोग तो कर ही सकते हैं, विद्वान है, और साथ में इनकी व्याकरण की जो 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 आचार्य वर रुचि की जो परिकल्पना है उस पे तो खड़े उतर सकते हैं, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आगे निरुक्त की बात आती है कि शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे होती है, और एक आचार्य हुए हैं निरुक्त के बड़े प्रसिद्ध आचार्य हुए, यास्का आचार्य उनका नाम था। यास्का आचार्य ने ये बताया कि मतलब शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे होती है, कौन सा शब्द किस प्रकार से कहां कैसे प्रयोजित होगा, ये सिद्धांत आता है वेदांग के तहत, और हर एक विद्वान के बस की बात ये है नहीं। क्षमा कीजिए, जरा मैं पानी पीता हूँ। मिश्रा जी, निष्कर्ष की ओर बढ़िए। अध्यक्ष जी जी भी जी फिर जी जी, टिप्पणी बस करेंगे निष्कर्षता की तरफ और हम लोग चल आपका रहे। समय कितने मिनट का संपन्न। समय है हमारे पास? 1 घंटे का आपका समय है। एक आपका आपका 2 मिनट और शेष है बस। अच्छा अच्छा अच्छा, बस 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 हम लोग बस अब समाप्ति की तरफ चल निकले, है ना। धन्यवाद। तो मैं बात कर रहा था निरुक्त की तरफ, है ना। तो यास्काचार्य जो है उनकी उनकी निरुक्ति जो है, वो उन्होंने जो शब्दों का निरुक्त बताया, तो वो मुझे लगता है यौगिक विद्वानों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि वो ऐसे ऐसे निरुक्त के विद्वानों से या व्याकरणों के विद्वानों से अपने योग धर्म को अलंकृत करा पाए। फिर बात आती है छंदों की और ज्योतिषों की। तो ऐसे ऐसे में जैसे आप छंद की बात करें तो बहुत सारे छंदों की बात है ना, जैसे त्रिष्टुप है, बृहति है, अनुष्टुप है, गायत्री है, तो बहुत सारे छंद शास्त्रों की भी बात आती है। तो योग में जहां तक संभव हो सके, जो मेरा विषय था, जिस विषय पे हम लोग बात कर रहे थे, कि योग में जहां तक संभव हो सके अपने वैदिक वांग्मय के मूल तत्वों का, और बाकी वैदिक छोड़िए, वांग्मय छोड़िए, सिर्फ वेदांगों का अगर उपयोग हम लोग योग में खींच के लाके कर सकें तो योग पूरा का पूरा संकाय धन्य हो जाएगा। और इसके लिए मैं आप सभी उन विद्वानों से अनुरोध करता हूं, बतौर वक्ता भी मैं चाहूं तो इन चीजों के विषय में बड़ी टिप्पणियां कर सकता हूं, लेकिन हमेशा छात्री भावना में मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात पे बात करें कि जितना हो सके इस पे एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, और जितने भी योग के ऐसे क्लिष्ट शब्द हैं उनका परिमार्जन करके नए स्वरूप में इसे स्थापित किया जाए। योग जो है वो अपने वांग्मय को लेके और वेदांगों को लेके धन्य हो उठेगा, और संस्कृत भारती की इस प्रयास के लिए मैं खुद ही धन्य उठाऊं, क्योंकि ये बड़ा अद्भुत कार्यक्रम चल रहा है। मैंने आज यूट्यूब भी देखा आप लोगों का, तो आप लोगों ने अद्भुत कार्यक्रम कर रखा है। बहुत बहुत आभार आप सभी के लिए। मैं थोड़ा सा, मुझे लग रहा था लंबा मैं बोल दिया, हालांकि विषय बहुत सारा है, कंटिन्यू फ्लो में जाते हैं, तो मेरे गुरु की ऐसी कृपा है कि वो कंटिन्यू चलाते रहते हैं, तो वो पता ही नहीं चलता कब समय। अभी को मैं देख रहा हूँ कि 42 मिनट हो गए कंटिन्यू बात करते हुए मुझे, तो अगर आपका समय ज्यादा लिया तो क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत आभार बहन जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर मिश्रा जी। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहती हूँ, हमारे यहाँ पर आज इंटरनेट की सारी लाइनें काट दी गई हैं, लेकिन जिनकी कंपनियों की सर्विस है तो टाटा का थोड़ा अभी कनेक्शन शाम को हुआ है। 6:15 बजे के बाद से ही समस्याएं शुरू हुई थी। उसके बावजूद भी जो जिस तरीके से आपने अपनी बातें रखी हैं, हालाँकि ये समय अब अध्यक्ष जी का है टिप्पणी करने का, मैं दोबारा से जुड़ी हूँ, तो मैं आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना कीमती समय विदेश में होते हुए भी, चूँकि भारत में तो हम आपको अपने संस्थान पे बुला कर के आपका फिज़िकली बॉडी से हम सारा काम ले सकते हैं और कई-कई घंटों बुलवा सकते हैं। आपके साथ ही जुड़े हैं जो इस कार्यक्रम की आज गरिमामय अध्यक्षता करें, डॉक्टर तरुण शास्त्री जी। डॉक्टर तरुण जी के बारे में मैं थोड़ा-सा और बताना मैं चाहूँगी, चूँकि मैं बीच में कट गई थी जुड़ाव से। आदरणीय डॉक्टर तरुण जी झुंझुनू राजस्थान में बहुत लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, और चूँकि डॉक्टर शिवम जी आप भी जानते हैं, हम भी योग से जुड़े हुए सभी डॉक्टर तरुण जी को जानते हैं, योग, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद से 8-10 सालों का उनका अपना अभ्यास है। और ये मैं संस्कृत भारती के मंच से सभी को इस बात से जोड़ना चाहती हूँ कि संस्कृत के ऊपर हम एक सिपाही बन करके काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से डॉक्टर तरुण जी भी योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के माध्यम से, और वो भी हमारे जो प्रमाणित शास्त्र हैं, जैसे अभी आपने प्रमाणित शास्त्रों का नाम लिया, तो इसी तरीके से महर्षि सुश्रुत और महर्षि चरक के प्रमाणिक ग्रंथों से लेकर के जो चिकित्सा निकली है, उसी चिकित्सा के द्वारा आदरणीय डॉक्टर तरुण शास्त्री जी
हमारे स्वदेशी और विदेशी जो भी पेशेंट आते हैं, उनकी चिकित्सा करते हैं और योग विद्या का प्रसार-प्रसार करते हैं। और मेरे आग्रह पर संस्कृत भारती में आज अध्यक्षता भी कर रहे हैं, तो मैं आदरणीय डॉक्टर तरुण शास्त्री जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत भी करती हूँ। और अब मंच आपके सामने कि अब आप जो आदरणीय डॉक्टर शिवम मिश्रा जी ने इतना सुंदर व्याख्यान दिया है, उसके ऊपर आप अपनी टिप्पणी करें। आदरणीय डॉक्टर तरुण जी। जुड़ाव है तरुण जी का। डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं? कनेक्शन शायद राजस्थान में भी नहीं है। मिश्रा जी, मेरा तब तक आपसे एक सवाल था। आपने वैदिक वाङ्मय की एक बात की और जिनका हमको नाम नहीं लेना है, मरोड़ आसन के जो आपने बात की, क्योंकि एक उम्र का लिहाज भी अगर हम देखें तो और योग में जो शिष्टाचार भी है, उसके नाते मुझे लगता है संस्कृत भारती से जितने जुड़े हैं, उसमें भी जितने योग से जुड़े हैं, वो सब जानते होंगे। लेकिन जब इंसान का वजूद नहीं रहता है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा व्याख्यान करना भी ठीक नहीं है। लेकिन क्या जो वर्तमान में योग का जो स्वरूप हमारी यंग जनरेशन ने जो बदला है, उसका क्या परिणाम आगे आने वाले जनरेशन के लिए खतरनाक नहीं है? एक पक्ष और दूसरा मैं ये कहती हूँ कि जितने भी अभी जो ट्रेडिशनल हमारा योग अभ्यास है, उसको जो एक मॉडर्न साइंस का हवाला दे करके और शास्त्र को भी तरोड़-मरोड़ करके जितनी सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल की जा रही हैं, क्या उसका परिणाम आने वाले समय में बहुत घातक नहीं है? चूँकि आप विदेश में कराते हैं, मॉडर्न साइंस को आप भी फ़ॉलो करते हैं और आप तो जो है ह्यूमन एनाटॉमी के एक्सपर्ट भी हैं। मैं इसमें आपका समाधान चाहती हूँ, क्योंकि जितने हमारे साथ जुड़े हुए काफ़ी लोगों के योग केंद्र है, मेरा अपना एक योग केंद्र है, तो हम तो जो एक परंपरागत जो योग अभ्यास चल रहा है पतंजलि जी के अष्टांग योग को लेकर के, उसको करते हैं, तो ये थोड़ा आप सुझाव दें। बड़ा शानदार प्रश्न पूछा आपने। जब मैं थोड़े दिन पहले एक शिक्षा ग्रहण कर रहा था पॉलिटिकल साइंस की, तो उसमें एक भाषा विज्ञान है। तो भाषा विज्ञान के एक प्रोफेसर हैं गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी नोएडा में। तो उन्होंने एक बात मुझे समझाई और वही बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक एक थियरी है 1960-70 के आसपास में, एक चाइना के विद्वान हुए हैं, उन्होंने दी है थियरी ऑफ पिजन एंड क्रियोल। इसको सोशियो लिंग्विस्टिक्स में, मतलब सामाजिक भाषा विद्वता में सामान्यतः पिजन एंड क्रियोल थियरी के नाम से जाना जाता है। ये सिद्धांत ही ये कहता है कि जब कोई चीज थोड़े समय में जैसे परिवर्तन उसमें होना शुरू हो जाए, तो वो एक पीढ़ी तक उसी परिवर्तन के रूप में चलती है। दूसरी पीढ़ी उसे यही मान के स्वीकार कर लेती है कि यही सत्य है, और तीसरी पीढ़ी उसके स्वरूप को परिवर्तित ही कर देती है। ये खासियत है पिजन एंड क्रियोल की, और इसके कई सारे उदाहरण उन्होंने दे रखे हैं ऑलरेडी। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि पिजन एंड क्रियोल शब्द का जो है उदाहरण हमारे सामने जैसे आता है। जैसे सिंगापुर की इंग्लिश को सिंग्लिश बोला जाता है, वहां इंग्लिश शब्द नहीं बोलते, उसे बोलते हैं शिंग्लिश। जैसे इंडिया में ना, तो हिंदी और इंग्लिश को मिला के बोलते हैं, उसे हिंग्लिश बोल दिया जाता है ना। मलेशिया को मांग्लिश बोलते हैं, है ना। और उसके बाद ऐसे अलग अलग कई जगहों पे आप जाके देखेंगे तो भाषा में परिवर्तन होना शुरू हो चुका है। यही प्रारूप योग के लिए भी घातक है। आज योग की जो कई सारी पद्धतियां शुरू हो चुकी हैं सामान्यतः, जैसे विन्यास का रूप है या पावर फ्लो है या फ्लो है, ये सब कहीं ना कहीं आसनों के लिए बहुत दंडित करने वाला प्रारूप है। लेकिन कष्ट इस बात का है कि विद्वान भी कहाँ बच रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊं अपना दुख। ऐसे डिग्रियां बांटी जा रही हैं, ऐसे डिग्रियां बांटी जा रही हैं मास्टर डिग्री की, जिसकी कल्पना कर पाना मुश्किल है। कल्पना कर पाना मुश्किल है। लोग एक दिन अगर जाके अगर उनसे पूछिए कि 10 श्लोक बताइए योग से संदर्भित, तो वो बड़ा मुश्किल हो उठेगा। तो ये मैं आपकी बात से बहुत एग्री करता हूँ, बहुत कठिन कार्य है, और इसको बचा सकने का कार्य वही लोग कर पाएंगे जो गुरुकुल ट्रेडिशन से आते हैं, गुरुकुल परंपरा से आते हैं। और मुझे लगता है कि आप जैसे लोग जो इस कार्य में हैं, वो इसे कहीं ना कहीं सेव कर पाएंगे, क्योंकि ये ह्यूमन इज सोशल एनिमल, मोर देन दैट ही इज एन इकोनॉमिकल एनिमल। सामाजिक प्राणी तो है ही है, लेकिन वो व्यवसायी प्राणी ज्यादा है। तो जब तक पैसा इसका रूप बदल बदल के योग पैसा देता रहेगा, तब तक कष्टकारी तो है ही है, मेरा मानना है जी।
एक और निष्कर्ष में निजी तौर पर एक विद्यार्थी हैं, आपके हैं अभी अभी इसमें मैं नाम नहीं लूँगी, बाद में आपको बताऊँगी। उनकी एक एक ये मानना है कि जिस प्रकार का हम भारत में अभ्यास करते हैं और फिर वही गुरुवर जाकर के विदेशों में जिस प्रकार की जो अभ्यास प्रणाली अपनाते हैं, क्योंकि भारत में उनके जो प्रवचन चलते हैं बहुत ही वेद को प्रमाण मान के चलते हैं और विदेश में जाकर के जैसे अभी आपने बोला कि पूर्ण रूप से व्यावसायिक ढांचा उनका हो जाता है। तो ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है कि आप जिस प्रकार से टैक्स का हवाला देते हैं, या तो उसी को प्रमाण मान करके आप अपने अभ्यास को स्थापित करें, उसका अभ्यास सबको कराएँ। या फिर अगर आप परंपराओं का खंडन करते हैं, तो फिर उसको आप बोल दें कि वो योग विद्या नहीं है। जैसे योग से योगा हो गया है। आपने प्रारंभ में बताया था जब 21वीं 22वीं मिनट चल रही थी 7 बज के 21-22 मिनट की, आपने जो हठा जो हो गया है, तो ये इस प्रकार से जो शब्दों का भी एक विज्ञान जो खराब किया गया, व्याकरण को जिस प्रकार से हरास किया गया है, तो ये दुरुपयोग होता है। तो ऐसे शिक्षकों से आप इस पटल से संस्कृत भारती दिल्ली प्रांत का ये जो व्याख्यानमाला कार्यक्रम है, ये बहुत प्रचारित होने वाला है मिश्रा जी। तो ये इसको बहुत लोग सुनने वाले हैं और बात-बात तक सुनने वाले हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे विदेशों में बैठे उन भारतीय योग शिक्षकों को, जो भारत में तो ज्ञान देते हैं कि हम अपना प्रमाण के शास्त्र जितने शास्त्र हैं उनके अनुरूप चलें और बाहर व्यावसायिक रूप से? देखिए, चूंकि मैं इन दोनों विषयों में मैंने शिक्षाएं प्राप्त की हैं, व्यावसायिक डिग्री भी है मेरे पास जिसे एमबीए कहा जाता है, और यौगिक विद्या भी है, तो मैं इन दोनों प्रारूपों को एकीकृत करता हूं। और मैं ये समझता हूं कि जो इनपुट वेरिएबल्स होता है किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी शिक्षा प्रणाली में, जो इनपुट होता है, सोर्सेज है, जहां से गंगा निकली है, अगर वो शिव की जटा है तब तो गंगा गंगा है। लेकिन यदि वो किसी भी कहीं से भी निकल के बह जा रही है और खुद को गंगा कहला रही है, जैसे खीर गंगा, क्षीर गंगा, है ना, और पता नहीं कौन कौन सी गंगा, तो वो गंगा नहीं। हाँ, गंगा जैसा कहा जा सकता है, लेकिन इनपुट वेरिएबल्स है, कहाँ से वो आ रहा है, ये बड़ा मायने रखता है। जितने भी लोग हैं जो भारत में वैदिक परंपराओं का अनुश्रवण करते हैं और विदेशों में कर पाने में अक्षम है, इसका मतलब गलती उन बेचारों की नहीं है, गलती उनकी है जो उसके पहले गए हुए थे और जाके उन विदेशियों को यही समझाया। मैं आपको न्यू जर्सी अमेरिका का एक शहर है, वहां का एक बड़ा प्रसिद्ध योग केंद्र है, वहां पे एक दिन की व्याख्यान माला के लिए मैं गया हूँ। तो जब मैं वहां पहुंचा तो उस सेंटर के पास में एक सेंटर था, और वहां पे करीब मुझे लग रहा है 100-150 साल पहले जब भी एक बड़े विद्वान गए हुए हैं जिनका नाम था द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के जो जो फाउंडर है, जो योगानंद जी, वो वहां जाके और उन्होंने जो प्रारूप सेट किया है, आप मजाल की वहां पे योग के एक अंतर को परिलक्षित करा दीजिए। एक भी योगा टीचर आपको ना फेसबुक पे मिलेगा ना ट्विटर पे मिलेगा, और क्या जीवन जीते हैं। स्पेन में एक बार्सिलोना के स्थान पे एक बड़ा अच्छा सेंटर है, वहां पे भी है ना, इवन एक मेक्सिको में हमारे जानने वाले उनका भी अपना सेंटर है। तो जो इन लोगों ने जो ये ऋषिकेश वाले गुरुजी थे, उनका अपना सेंटर जो वहां पे स्थापित है मेक्सिको वगैरह में, आप वहां योग के मूल प्रारूप से हट ही नहीं सकते। लेकिन आजकल क्या है, आजकल हर तीसरा व्यक्ति पढ़ाना शुरू कर दिया। हर तीसरा व्यक्ति जो नेट क्वालिफाई कर रहा है, जेआरएफ क्वालिफाई कर रहा है, वो मार्केटिंग करना शुरू कर दे रहा है, चाहे वो उसको कम से कम एटलीस्ट 10 साल तो बिता ले शिक्षा में। हम लोगों ने बड़ा काम किया, बहुत सारी चीजें की, जीवन पूरा समर्पित कर दिया, लेकिन अभी भी 10-12 साल के बाद भी पूर्ण शिक्षण में नहीं आए हैं। जो आंशिक शिक्षण है वो करते कराते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग इनपुट दे रहे हैं तो अपने इनपुट सोर्सेज को भी एक बार हमें चेक करना होगा कि हमने कहाँ से पाया और हम किसे दे रहे हैं, और आगे वालों ने क्या दिया है। अभी तो बहुत सारी चीजें सुधरनी शुरू हुई हैं, वियतनाम में तो बहुत सारी चीजें सुधर गई हैं, नहीं तो पहले तो बड़ी दुर्गति थी, वियतनाम की तो स्थिति बहुत क्लिष्ट थी। तो धीरे धीरे होगा। ऐसा है कि जब आप जैसे लोग आएंगे आगे, तो अभी संस्कृत भारती का पूरा मंच अगर आपने क्रिएट कर दिया, तो मैं आश्वस्त हूँ कि ये चीजें आज नहीं तो कल धीरे धीरे आगे बढ़ी जाएंगी। जी, कोई विद्यार्थीगण अगर मिश्रा जी से कोई सवाल जवाब चाहता है, किसी का कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो समाधान डॉक्टर मिश्रा जी करेंगे। नहीं, किसी का कोई प्रश्न मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं सब म्यूट करके तो नहीं चले गए हैं। एक हमारे भारतीयों में थोड़ा सा ये भी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग।
नहीं, आपको सुनना ही बहुत अच्छा लग रहा है, तो प्लीज आप बस बोलते रहें, और बहुत अच्छा लग रहा है ये सब सुन के, और हम सब अभी तक अछूते ही रहे हैं इन चीजों से। बहुत बहुत तो आभार थैंक यू आपके सो इस मच। कर्णप्रिय शब्दों के लिए। मैं आभारी हूँ आपका, परंतु समय की सीमा जो है वो हमें बाधित कर जी। देती है, तो चीजें बहुत लंबी चली जा सकती हैं। और ये फ्लो वाली बात है ना, कि जब वो बहे तो फिर बहना शुरू हो, फिर कहाँ तक कौन रोके, है ना। समय की बिल्कुल मिश्रा जी, जी जी। भविष्य में फिर कभी ना कभी और किसी प्रोफेशन में मुलाकात होगी। सुवचन हाँ में जी, जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। थैंक यू। हमें लगता है कि जो डॉक्टर तरुण जी हैं, तरुण चौधरी जी, शास्त्री जी, वो आज शायद नेटवर्क के ही समस्या के चलते हमारे साथ अभी जुड़ नहीं पाए हैं। लेकिन मैं डॉक्टर शिव मिश्रा जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इसलिए भी करना चाहती हूँ कि अभी इंटरनेशनल इवेंट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भारत का प्रतिनिधित्व भी कर रही हैं। उसके चलते आपने इतना समय संस्कृत भारती दिल्ली प्रांत के व्याख्यानमाला कार्यक्रम में दिया और इतना सुंदर प्रमाणिक शास्त्रों के साथ, प्रमाण के साथ अपने पूरे तर्क-वितर्क को रखते हुए, आपने जो वेद का और योग का जो सामंजस्य करके वैदिक वाङ्मय यहाँ पर सबके सामने साझा किया, इसके लिए भी मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो डॉक्टर तरुण शास्त्री जी हैं, वो जैसे मुझे प्रारंभ में समस्या हुई, शायद उनके साथ भी यही नेटवर्क की समस्या है। और इंटरनेट को लेकर के भी मैं व्याख्यानमाला के माध्यम से एक जानकारी सबको दे देना चाहती हूँ कि जी20 का जो आयोजन अब दिल्ली स्टेट में हो रहा है, टेरिटरी में हो रहा है, इसी वजह से जो हमारे जो अ, राज्यपाल जी हैं, एलजी, उनका ये ऑर्डर है कि जितनी भी जो वायर जो लटकती हैं या इंटरनेट की किसी भी कंपनी की, उन सबको साफ किया जाए। इसी वजह से हमारी व्याख्यानमाला में भी आज कुछ साधक नहीं जुड़ पाए, क्योंकि योग के बहुत सारे विद्यार्थियों के पास आज का लिंक जो है हमने शेयर किया था और बहुत सारे डॉक्टर शिव मिश्रा जी का वक्तव्य सुनने के लिए जुड़े भी थे और जुड़ना चाहते भी थे, लेकिन जो हुई है उसके कारण से नहीं जुड़ पाए हैं। फिर भी मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, जो जुड़ पाए हैं उनका तो बहुत-बहुत धन्यवाद, जो नहीं जुड़ पाए हैं तो ये जो व्याख्यानमाला जो है अ, व्यवस्था की तरफ से यूट्यूब पर, फेसबुक पर प्रसारित की जाएगी और लगातार ये चलती रहेगी। और हम आप सबको बता दें कि संस्कृत भारती दिल्ली प्रांत की ओर से इतना सुंदर आयोजन, जो बहुत ही गूढ़ और आवश्यक विषयों के ऊपर और बहुत ही सारगर्भित करने वाले व्याख्यान इसमें रिकॉर्डेड किए हैं, जिसको आप सालों-साल तक इसका आप लाभ ले पाएँगे। मैं दिल्ली प्रांत संस्कृत भारती के आदरणीय प्रभारी गुरुवर का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमको भी मंच संचालन का सुअवसर दिया और इतने-इतने विद्वत जनों को हमारे साथ जुड़ने का, उनको सुनने का और किसी भी प्रकार की यदि कोई शंका है, तो उस शंका का समाधान करने का। ऐसा संभव केवल संस्कृत भारती के मंच पर ही हमको पहली बार ऐसा मिला है कि 1 वर्ष तक लगातार आप व्याख्यानमाला चलाएँ, अच्छे-अच्छे विषयों को सुनें, अच्छे-अच्छे विद्वानों को सुनें और फिर विद्यार्थी वर्ग के लिए विशेष लाभ कि यदि कोई प्रश्न है, उसका उत्तर मिलेगा, कोई शंका है, उसका समाधान भी मिलेगा। तो मैं सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आदरणीय प्रांत प्रभारी जी का भी आज मैं सोनिया आर्या बहुत-बहुत कोटि-कोटि नमन करते हुए धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सर आपने इतना सुंदर आयोजन किया और हम सभी कार्यकर्ता होने के नाते संस्कृत को और अच्छे से जानेंगे, सीखेंगे और सिपाही बन करके संस्कृत का, माँ संस्कृत भारती का हम प्रचार-प्रसार करेंगे। सभी साधकों का जो आज जुड़े हैं अंतर्जाल के माध्यम से, मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ। अभी शांति पाठ की तरफ चलते हैं। किसी को कुछ कहना है? जी, शांति पाठ करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् ओम शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार। आवाज कम आ रही है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी प्रतीक्षा में है हम। आप भारत लौटेंगे तो संस्कृत भारती के फिर जो एक मंच है हमारा और श्री लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ में भी आपका एक कार्यक्रम होना था, लेकिन आप समय नहीं दे पाए।
प्रयास करेंगे कि जैसे ही भारत लौट करके आएंगे और ये आपका इंटरनेशनल आयोजन जो है सफल हो, ऐसा मैं संस्कृत भारती दिल्ली प्रांत के मंच पर चूंकि अभी बैठी हूँ तो आपको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।